अफ्तारी का अपना अलग है, इबादत का अलग है। थोड़ा सा मैंने देखा कि लोगों के अंदर भी एक तब्दीली आती है इस महीने में। बिल्कुल ऐसा ही उस है। तब्दीली को मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि सारा साल रमजान ही हो सारे लोग इसी तरह के हो जाएं। शिकार जो है ना वो पकाने वाले पे डिपेंड करता है। अच्छा। जो भी जानवर कुदरती माहौल में पलता है उसका जायका कुछ और होता है और शिकार को हमेशा खाने के लिए मारना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपने खाना है तो फिर आप शिकार खेल लें। और मैंने ये भी पूछा उनसे कि आप अपना घर कैसे चलाते हैं, क्या कुछ है। तो इमरान खान साहब ने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो नॉर्मली लोग नहीं बताते। उन्होंने ये तक बताया कि मैंने अपने जो सुवीनियर्स मुझे मिले हैं मैंने उनमें से कुछ चीजें बेची भी हैं। तो ये क्या बन गया वाकई। तो मैं बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी था, स्पोर्ट्समैन था, सारी जिंदगी खेलता रहा हूँ, बॉक्सिंग खेलता रहा हूँ, क्रिकेट खेलता रहा हूँ, कराटे खेलता रहा हूँ, मैं जिम्नास्टिक खेलता रहा हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह ताला का शुक्र। मेंटरटेनमेंट की तरफ से रमजान मुबारक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। आप लोगों को भी रमजान मुबारक। खैर मुबारक। सर आपकी टीम से बात हुई थी तो हम आ गए हैं लाहौर आपके साथ इफ्तार करने के लिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आ सकते हैं आज। अच्छा, वो रमजान वाला प्रोग्राम जो इफ्तारी वाला? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस एक अर्जी है कि इफ्तार हम लेकर आएंगे। अच्छा जी बिल्कुल, मिक्स कर लेंगे, मेरे पास भी इफ्तारी का सामान है। बेहतरीन हो गया। फिर आपसे इंशाल्लाह होती है मुलाकात। खुदा हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे फ्राइड चिकन सैंडविचेस दे दीजिए, चिकन क्रोसान दे दीजिए, वेजिटेबल सैंडविचेस दे दीजिए और समोसा कैसे भूल सकते हैं इफ्तारी पे, मुझे कीमा समोसा भी दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, आ बहुत गए शुक्रिया। हम। आप लोगों के आने का शुक्रिया बहुत 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 थैंक यू सो मच। ये लीजिए आपकी बहुत। इफ्तारी। सबसे इफ्तारी पहले आप लोग साथ लेकर आए हैं। जी बिल्कुल। हमारी आपकी टीम से बात हुई थी तो हमने भी बता दिया था और आपको भी बता दिया था कि हम खुद ही लेकर आएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास भी इफ्तारी का सामान तो है लेकिन ये आप लोगों ने कोई नया वो पैटर्न ढूंढा हुआ है कि इफ्तारी आप लोग साथ लेकर। बिल्कुल। अब हम पता नहीं किसके पास जाना पड़ जाए आपको, इफ्तारी करवाए या ना करवाए, पता नहीं उसका रोजा भी है या नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमने सोचा हम खुद ही ले आते हैं क्योंकि ये हमारा एक जेस्चर है, प्यार मोहब्बत का जेस्चर है कि भाई हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि ताकि आपको तकलीफ ना हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बैठिए बैठिए। और बताइए जिंदगी कैसी चल रही है, कैसे गुजरे हैं रमजान? बचपन में रमजान कैसे गुजरते थे, जरा वॉक अस थ्रू योर लाइफ। जब मैं छोटा था ना तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मुझे रोजा रखने दिया जाए। अच्छा। और छोटे बच्चों को रखने नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं चुप चुप के रोजे रख लेता था। ठीक है। सुबह उठ जाता था और रात को नींद भी नहीं आती थी। अम्मी अब्बू को ये मैं कहता था कि नहीं मैं रोजा नहीं रख रहा, वैसे ही खा रहा। और उनके साथ खा पी के और फिर मैं दिन में मैं फड्डा डाल देता था कि मेरा तो रोजा है। अच्छा। मैंने नियत की हुई है। जबरदस्त। तो वो अम्मी पीछे पीछे आती थी, नहीं खाना खाओ, रोजा बच्चे नहीं रखते, छोटे बच्चे। तो वो मैंने बहुत छोटी उम्र में रोजे रखने शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे रोजे तब से अब तक रखता हूँ। और ये एक अलग महीना होता है, इसका अलग मजा होता है। बिल्कुल। इसमें फीलिंग बहुत अच्छी आ रही होती है, हर चीज अच्छी लग रही होती है। और सहरी का एक अपना अलग इन्वायरमेंट है, अफ्तारी का अपना अलग है, इबादत का अलग है। थोड़ा सा मैंने देखा कि लोगों के अंदर भी एक तब्दीली आती है इस महीने में। बिल्कुल ऐसा ही उस है। तब्दीली को मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि सारा साल रमजान ही हो सारे लोग इसी तरह के हो जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मसाजिद भी बड़ी हुई होती हैं जो जाते हैं तो, और घर में भी अगर कोई लोग हैं दो चार ऐसे जो नमाज नहीं पढ़ते तो इन दिनों में वो भी पढ़ रहे होते हैं सारे। बिल्कुल ऐसे ही है, सब पढ़े होते हैं, सब रिलीजियस हो जाते हैं। अच्छा, मिलना मिलाना बहुत होता है, एक दूसरे के घर आना जाना बहुत होता है। तो बचपन आपका किस तरह से गुजरा? फैमिली के साथ आपका कैसा बॉन्ड था? कितने भाई बहन आप लोग थे? और वो सब एक रमज़ान की जो बरकत होती है, वो कहते हैं ना मिल बांट के खाना, वो याद आता तो होगा ना जरूर। नहीं, अभी भी हम ऐसे ही खाते हैं। ये तो मैं आज इधर ऑफिस वाले पोर्शन में हूँ। जी जी। तो घर में तो ऐसी इफ्तारी होती है, अम्मी अब्बू उसको सुपरवाइज करती हैं अम्मी, माशाल्लाह। और हम 5 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा हूँ सबसे माशाल्लाह। और सब रोजा रखते हैं। और फिर हम पांचों इकट्ठे बैठ के अम्मी अब्बू के साथ, हमारी अब बीवियां भी हैं सबकी, माशाल्लाह। सबसे छोटे वाले की शादी भी हो गई है, तो सब लोग इकट्ठे बैठकर रोजा खोलते हैं। हमारे घर के जो बाकी फर्द हैं वो भी साथ। और हर अफ्तारी पे कोई ना कोई मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह वो आ जाता है, कोई ना कोई मेहमान। तो वो एक रौनक लगती है। और हम लोगों की एक और आदत है कि हम लोग जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं अभी हमेशा से, शुरू से।
जब छोटे छोटे थे तब भी अभी हमारे घर में वो है एक डाइनिंग टेबल, वो बिल्कुल नया का नया ही पड़ा हुआ है। कोई मेहमान आ जाए तो वहाँ खाना खाता है। हम लोग सारे जमीन पे बैठ के रोजा खोलते हैं, सहरी भी जमीन पे, अफ्तारी भी जमीन पर बैठ के करते हैं। वैसे भी खाना हम लोग कोशिश करते हैं कि जमीन पे बैठ के हम लोग खाना खाएं, तो उस तरह से हमारा वो रहता है। जबरदस्त, कितना एक हम्बल माहौल है, एक हम्बल नेचर है। हमारा वो सकाफत भी ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ा कल्चर ऐसा है फैमिली का, जहाँ जाते हैं जिनके घरों में वहाँ पे भी हम ऐसे ही खाना खाते हैं। बिल्कुल, वो टेबल पे बैठ के खाना खाना। अच्छा, मुझे जो टेबल आपके चेयर के बराबर होती है ना, वहाँ बैठ के मुझे इजी लगता है। अच्छा, जो वो डाइनिंग वाला टेबल है मुझे बहुत अजीब लगता है कि वो अजीब तरीके से आप उसको वो कैसे खाना खाएंगे। हाँ, बिल्कुल। मेरे लिए थोड़ा वो दिक्कत वाला होता है। खाने में आप क्या पसंद है, या फिर आप जाहिर सी बात है जब आप बड़े भी हैं जैसे आपने बताया, तो थोड़े से मूडी थे, या जो मिलता वो सब्र शुक्र के साथ खा लेते? खाना मैं खा लेता हूँ, तकरीबन सारा कुछ ही खा लेता हूँ, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो मैं नहीं खाता हूँ। बैंगन मुझे अजीब लगते हैं थोड़े से खाने में। अच्छा, मुझे लगता है कि इसको मैं कैसे खाऊं, और सब्जी मुझे भी या अजीब तो सी। मुझे कभी उस तरह के मिले नहीं खाने के लिए, अच्छा, कोई रेसिपी ऐसी नहीं पता। तो बाकी चीजें मैं सारी खा लेता हूँ। दाल बड़े शौक से खाते हैं, चावल सारी फैमिली बड़े शौक से खाते हैं, और रोटी को सालन के अंदर वो जो कूट के खाते हैं, जी जी, वो जिसको वो कहते हैं, एक जुबान में लोग पेंडा भी कहते हैं उसको, बिल्कुल, बाज लोग उसे कहते हैं वो सोबत कहते हैं, वो उस टाइप का, वो हमें बड़ा पसंद है, वो लोग सब ऐसे खाते हैं। कोफ्ते बड़े शौक से खाते हैं, पकौड़ों वाली कड़ी बन जाती है, बड़े शौक से खाते हैं हम लोग। जबरदस्त। तो वो जो खाने लोगों के घरों में बनते हैं, हमारे घर में वो वैसे ही खाने बनते हैं, और रवायती खाने बनते हैं जो यहाँ पे सारे मशहूर हैं खाने। बिल्कुल बिल्कुल, जो इधर दाल चावल है वही सारी है, जो इधर मुर्गी पकती है, गोश्त पकता है वही है, आलू गोश्त अक्सर पकता कोई रहता है। पसंदीदा खाना जो आप चाहें कि वो लेट नाइट क्रेविंग्स होती है ना कभी कभार, या फिर वो पसंदीदा एक खाना कि बस अगर काश ये मिल जाए, कोई एक पसंदीदा खाना? मुझे अगर कोई देसी मुर्गी अच्छी पकाए ना तो वो मुझे पसंद है। आप खुद कुकिंग कर लेते हैं? हाँ जी, जबरदस्त। और जो लोग शिकार खेलते हैं उनको फिर कुकिंग आ जाती है, क्योंकि हम जंगल में काफी टाइम गुजारते हैं, बिल्कुल, तो हमें सीखनी पड़ जाती है कुकिंग। तो मैं काफी खाने पका लेता हूँ, स्पेशली गोश्त वगैरह हर तरह के पका लेता हूँ, और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो अभी जब आपने शिकार करने का जिक्र किया तो आप तो बिल्कुल करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो अभी भी करते हैं आप, या आपने छोड़ दिया है? मैं पिछले 1-1.5 साल में नहीं खेल पाया शिकार ज्यादा, सबसे अच्छा और आपका उसके क्या था? मुख्तलिफ रीजंस हैं, मैं नहीं खेल पाया शिकार। उससे पहले मैं खेलता रहता था, इस साल एक आध दफा शिकार खेला मैंने। अच्छा, शिकार जो है ना वो पकाने वाले पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो भी जानवर कुदरती माहौल में पलता है उसका जायका कुछ और होता है, और शिकार को हमेशा खाने के लिए मारना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने खाना है तो फिर आप शिकार खेल लें। तो मुख्तलिफ चीजें, उनके मुख्तलिफ जायके होते हैं। आपकी लाइफ में सेल्फ मेड इंसान की क्या डेफिनेशन है? क्या आप सेल्फ मेड, देखें ये तो बड़ा लंबा सा ही टॉपिक है, हर एक की अपनी अपनी अलग डेफिनेशन होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। सेल्फ मेड की सिंपली ये है कि वो एक तो ये लफ्ज खुद ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि जो अपने आप को खुद बनाए, किसी के सहारे ना चले। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सिस्टम है उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं पेनिट्रेट करना पड़ता है, और सिस्टम कहीं ना कहीं या तो आपको सपोर्ट कर रहा होता है या आपको पीछे से खींच रहा होता है, आपका रास्ता रोक भी रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बीच में रह के जो आदमी अच्छा मैनेज कर लेता है और वो अपने आप को प्रूव करता है मुख्तलिफ हालात में, वो एक बेहतर सेल्फ मेड आदमी होता है। मैं एक मर्द की बेहतर पहचान ये होती है, वैसे मैं मर्द कह रहा हूँ लेकिन ये सबके ऊपर लागू होता है फॉर्मूला, ठीक है, कि किसी सिचुएशन में वो पैनिक किया या नहीं किया। अच्छा, यानी मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस आपके ऊपर आती रहती है ना, कभी आसान कभी मुश्किल, बिल्कुल, हालात हर तरह के चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बेहतर आदमी या बेहतर औरत या बेहतर प्रोफेशनल की जो निशानी है वो ये है कि वो पैनिक कितना कम करता है, अच्छा, ये अपने आप को पैनिक होने से कितना बचाता है। सही, जैसे भी हालात हैं उनके अंदर आपको मैनेज करना होता है। जैसी मैंने नजर घुमाई है, माशाल्लाह से इतनी अच्छी पोर्ट्रेट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, थोड़ा इनके बारे में तो आप बताएंगे? ये रजा भाई लेकर आए थे, बहुत सारी पिक्चर्स हैं ये रजा भाई लेकर आए थे, और इसमें ये मैं सियाचिन पे गया था। बिल्कुल, ये पीछे जो है ये पहाड़ियां हैं, उधर केटू है। अच्छा, ये इस जगह को कहते हैं कैंपोडिया है। ओह,
और ये कैंप है, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। ये टूर में हम पैदल गए थे। अच्छा। और हमें दिन लग गए थे और पतली हालत थी सबकी। ये बलूचिस्तान में हम फ्लड रिलीफ के लिए गए थे। ये रजा भाई है मेरे साथ, ये भी। तो हम लोग फ्लड रिलीफ के लिए जब गए थे बलूचिस्तान में, तो ये हम घर बना रहे थे लोगों के, तो उन्होंने हमें पगड़ी पहनाई थी। तो उस वक्त रजा भाई ने ये फोटो ली थी। ये अलहमरा के अंदर, वैसे मेरी याददाश्त ठीक है, बहुत अच्छी। ये अलहमरा में कहने वाली थी अभी। अलहमरा में एक प्रोग्राम हो रहा था पंजाबी कल्चर पे, उस पे इन्होंने मुझे पग पहनाई थी और ये तस्वीर वहां पे है। मैं किसी की बात सुन रहा था तो शायद ये फोटो लिया था। बिल्कुल कैंडिड शॉट। ये शेख रशीद अहमद के घर पे शतरंज पड़ी हुई है। ओहो। ये वाली। और मुझे मेरे दोस्त शतरंज खेलना सिखा रहे थे, मुझे अभी तक नहीं आई। और क्योंकि शेख साहब लेट थे, बिल्कुल, उन्होंने कहा सर आओ तनु शतरंज सिखाइए। मैंने कहा ये सिखाओ। वो मुझे शतरंज सिखा रहे थे और उस वक्त एक फोटो लिया था। जबरदस्त। ये जब एक्सप्रेस में हमने नया प्रोग्राम शुरू किया था, 2013 की बात है, 12-13 की बात है, इलेक्शन से पहले। तो उस वक्त इलेक्शन से बिल्कुल पहले, अच्छा। 2013 के इलेक्शन से पहले। तो उस वक्त मैं तैयारी अपने प्रोग्राम की कर रहा था, तो ये फोटो लिया था और ये बाद में मुझे किसी ने भेजा, तो मैंने अपने फेसबुक पे लगाया था। ये वहां से लिया रहा भाई ने। भाई सब कुछ याद है आपको? हाँ जी याद है। ये इमरान खान साहब का इंटरव्यू में करने गया था। कैसा लगा था इंटरव्यू? गोलियां लगने के बाद, और खान साहब ने टांग उठा के इसके ऊपर रखी हुई थी। ये स्पेशली उन्होंने बेंच बना कर दिया था। तकलीफ होती थी उनकी टांग में, तो प्रॉब्लम रहता था। बिल्कुल। और ये इंटरव्यू मैंने किया था, मुझे याद है, इमरान खान साहब का चोट लगने के बाद। ये मैंने पहला इंटरव्यू किया था इमरान खान का 2012 में। जब पहला इंटरव्यू आपने किया, जाहिर सी बात है उसकी बहुत ज्यादा मेमोरीज भी जुड़ी हुई होंगी। वो पहली बार शख्सियत का इंटरव्यू लेते हुए कैसा महसूस कर रहे थे? ये जो इंटरव्यू था, मैंने इमरान खान साहब का पहली दफा इंटरव्यू किया, तो जी मुझे इंटरव्यू में मैंने कुछ चीजें उनसे ऐसी पूछी जो बहुत सख्त थी। और मैंने ये भी पूछा उनसे कि आप अपना घर कैसे चलाते हैं, क्या कुछ है। तो इमरान खान साहब ने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो नॉर्मली लोग नहीं बताते। उन्होंने ये तक बताया कि मैंने अपने जो सिविनियर्स मुझे मिले हैं, मैंने उनमें से कुछ चीजें बेची भी हैं, अपना बल्ला तक नीलाम किया, बाकी चीजें भी। तो हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं इंसानों के। बिल्कुल। तो मैं शाम को जब घर आया, इंटरव्यू चला, अगले दिन मेरे वालिद साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इमरान ये सारी चीजें आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से पूछ सकते हो। मैंने कहा वो तो इंटरव्यू देंगे ही नहीं। नहीं। तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई अपने वालिद साहब की। और मुझे वाकई उस दिन मैंने पहली दफा सोचा कि ये मुख्तलिफ है इमरान खान। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने थोड़ा जो है वो सवाल, मतलब मैंने इंटरव्यू किए बहुत सारे लोगों के किए। चौधरी फैमिली के लोग जब तक आपके साथ खाने ना खा लें 2-3 दफा, वो आपको इंटरव्यू नहीं देते। वाओ। शरीफ खानदान के साथ आप जब तक सवालात तय ना कर लें, आप इंटरव्यू नहीं देते। वो बिल्कुल। जरदारी साहब अपनी पसंद के लोगों को इंटरव्यू देते हैं और वो उनके साथ मैनेज करके देते हैं। इमरान खान साहब भी चूजी हैं, लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि इमरान खान ने और परवेज मुशर्रफ ने, इन दो लोगों ने कभी नहीं कहा कि ये पूछो और ये ना पूछो, तय किए बगैर हमेशा इंटरव्यू। हाँ हमेशा। ये राना नवीद साहब है जी। बिल्कुल। ये और मैं इकट्ठे गुज़िश्ता 16 साल से काम कर रहे हैं। वाओ माशाल्लाह। वी आर टीम मेंबर्स, और हमने ये प्रोग्राम इकट्ठे शुरू किया था। तो ये तब से अब तक राणा साहब मेरे साथ हैं। ये हमने जब दोबारा ज्वाइनिंग दी एक नए चैनल को, तो ये हमारा एक प्रोमो शूट हो रहा था, ये एक्सप्रेस में ही हो रहा था। वहां पे हम लोग बड़े खुश थे कि हम एक्सप्रेस में वापस आ गए। बिल्कुल। फिर हम नहीं रह पाए वहां पे भी। तो ये तस्वीर हमने वहां बनाई थी। ये परवेज अली साहब हमारे दफ्तर आए एक दफा, काफी पुरानी बात है। तो हमने उनको, परवेज अली साहब को, आफ्ताब चौधरी साहब बड़े रख रखाव वाले इंसान है, ये साथ खड़े हुए हैं। तो ये जब भी कोई मेहमान आता है तो ये फूल ले आते हैं और कहते हैं जी फूल दे दें इनको। तो हमने परवेज अली साहब को फूल दिए थे। ये रजा भाई हैं, इस दफ्तर में जब मैं पहले दिन आया था तो ये तब उन्होंने मुझे फूल दिए थे। वाह। ये पीछे स्टेडियम है, यहाँ पे मैं, ये राणा साहब, आफ्ताब चौधरी, और ये हम लोग चकवाल में एक झील है, उसके किनारे सब लोग खड़े हुए हैं। और वो जो पीछे वाली कश्ती है उसमें मैं इन सबको बिठा कर ले गया था। कश्ती मैं चलाता हूँ, तो फिर ये मेरे साथ पूरी टीम उस दिन जो है वो बोटिंग के साथ। भाई सारी मेमोरीज मैंने जो है वो आपसे पूछ ली और माशाल्लाह आपको सब याद है। मेरी जितनी भी तस्वीरें, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, इवन मुझे रास्ता नहीं भूलता।
वाह, यानी मैं बहुत जहाँ अच्छी से एक दफा memory है। गुजरता हूँ गाड़ी चला के वहां से चला जाता हूँ, उसके बाद आप मुझे 5 साल के बाद लेकर जाएं, मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे आगे ये चीज है, लेफ्ट साइड पे ये आएगा, राइट साइड पे ये आएगा, तो मुझे याद रहता है। यानी मैं चीजें मुझे याद रह जाती हैं, मैं भूलता नहीं। अच्छा, इतने लोगों का आपने इंटरव्यू लिया हाँ और जी। जाहिर सी बात है, फिर आपने क्या हमेशा से जर्नलिज्म ही चूज करना था, या फिर अगर आप नहीं होते जर्नलिस्ट, या फिर आप आज जिस फील्ड पे या जिस मुकाम पे आप हैं, अगर आप वो नहीं होते, फिर आप क्या फील्ड चूज करते? ये मेरे से पूछा नहीं कभी किसी ने ऐसा, मैं पूछ लिया। लेकिन ये बड़े मजे की बात है। थैंक यू, मैंने पूछ लिया और मुझे बताइए, क्योंकि मुझे मेरे बहुत जो ही जानना पुराने है। दोस्त हैं स्कूल के, कॉलेज के, बिल्कुल। वो मुझे मिलते हैं तो वो परेशान होते हैं, वो कहते हैं ये हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, रियली? तू ये क्या बन गया। वाकई? तो मैं बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी था, स्पोर्ट्समैन था, सारी जिंदगी खेलता रहा हूँ, बॉक्सिंग खेलता रहा हूँ, क्रिकेट खेलता रहा हूँ, वाह, कराटे खेलता रहा हूँ, मैं वाह। जिम्नास्टिक खेलता रहा हूँ, और बेशुमार गेम्स मैंने खेली हैं। यू नेम एनी गेम जो पाकिस्तान में लोग खेलते हैं, स्केटिंग तक मैं करता रहा हूँ। हॉर्स राइडिंग किया आपने? हाँ, अभी करते हैं? अभी भी मैं अभी वैसे पहले मैं करता था, मैंने छोड़ दिया बड़े लंबे अरसे के बाद। अभी दोबारा एक दोस्त ने मुझे वो दोबारा घोड़ा लेकर दिया है, और मेरे भाई को शौक है तो मैंने फिर राइडिंग शुरू किया थोड़ी। अच्छा। तो मैं वो स्पोर्ट्समैन टाइप आदमी था, और एजुकेशन में मैं बेहतर था, कभी एवरेज था, कभी बेहतर था, तो वो ठीक जा रहा था। सही। तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि मैं ये बन जाऊंगा। तो फिर यहाँ वो हुआ ये मोटिवेशन कि कैसी थी? मुझे फिर? एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। अच्छा। ह्यूलेट पैकेट उसका नाम है, HP आपने नाम सुना होगा। ये कहीं भी उसका ऑफिस है जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं। मैं उसमें काम करता रहा। मुझे एक दिन अचानक ये एहसास होना शुरू हो गया सन 2005 में कि मेरे होने से या ना होने से फर्क क्या पड़ता है। यानी मैं आया हूँ बिल्कुल और मैं चला जाऊंगा, बिल्कुल। तो मैं कुछ करके गया या ऐसे ही चला गया। करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोग चले जाते हैं, उनके आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उनके बिल्कुल। बीच में अपना एक एवरेज लाइफ गुजारूं या ना गुजारूं, मुझे उस वक्त वो फील होना शुरू हुआ, नहीं मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरा इम्पैक्ट हो। बिल्कुल, एक यानी मैं चीज हूं तो हिट लोग करी। कहें कि भाई ये मौजूद है, बिल्कुल। और जब मैं नहीं हूं तो लोग कहें कि यार वो होता। वो होता तो क्या बात होती। तो इस तरह मुझे ये चीज मुझे उस वक्त 2005 में इसने करना शुरू किया। फिर मैं सोचता रहा कि मैं क्या ऐसा करूं, और फिर मैंने जर्नलिस्ट बनने का फैसला किया। मुझे लगा कि ये एक ऐसा काम है जहां पे मैं एहसास दिला सकता हूं कि मैं मौजूद हूं, अपनी खबर की सूरत में, अपने काम की सूरत में, अपने नुक्ता नजर की सूरत में इम्पैक्ट डाल सकता हूं मैं, बिल्कुल। अच्छा या बुरा जो भी है। कुछ लोग समझेंगे बुरा, कुछ लोग समझेंगे अच्छा है, लेकिन मेरा एक इम्पैक्ट हो सकता है। मैं ये सोचता रहा। तो वही सोच मुझे करते कराते यहाँ ले आई, और मैं बड़ी मुश्किल से जर्नलिस्ट बना। यानी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, कैमरा पकड़ाया अपने भाई को, उसे कहा कि रिकॉर्डिंग करो, उसने रिकॉर्डिंग की, उसको शादी वाले के पास ले गए, उसे कहा कि इसकी एडिटिंग करो, उसने एडिटिंग की, हमने उसकी CDs बनवाई, सारे चैनल्स को भेजी, वो मुझे नौकरी दे दे। तो उस वक्त एक्सप्रेस न्यूज लॉन्च हुआ 2007 में, उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। वाओ। और मैंने अपने आप को 3 साल का कहा था कि मैं 3 साल तक रोज कोशिश करूंगा जर्नलिस्ट बनने की। बन गया तो ठीक है, नहीं बने ना तो बना फिर? तो फिर ये वाला काम तो है ही। तो वो अल्लाह ताला ने किया कि हो गया, मैं जी जर्नलिज्म में आ गया, और 4 गुना कम सैलरी पे आया। ओके। जो सैलरी में ले रहा था वहां, उससे 4 गुना कम सैलरी पे आया। लोग बिल्कुल। मुझे उस वक्त कहते थे कि ये क्या बेवकूफी है, फिर? लेकिन हो गया फिर। और फिर मैंने 5 साल तक छुट्टी नहीं की, सवाए मेरी शादी की 3 छुट्टियों के, मैंने 5 साल तक कोई छुट्टी नहीं की। और उन 5 सालों में मैंने बड़ी मेहनत की मैंने। फिर मुझे प्रोग्राम करने के लिए मिला, और फिर मेरी जिंदगी आपके सामने। मैं बाय चॉइस आया जर्नलिज्म में, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये वाला काम करना चाहिए। और मुझे आने के बाद एक दिन भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने गलत फैसला किया। एक मेरा आखिरी सवाल है, वो ये है कि इतनी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग ने आपकी लाइफ को या आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाला है, या आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आया है, आपके साथ रहकर, उठते बैठते खाते पीते, क्या इम्पैक्ट है? इज इट अ पॉजिटिव और इज इट अ नॉट पॉजिटिव इफेक्ट? क्या सीखा देखिए, लोगों ने आपसे? मुझे ना एक चीज की सहूलत हासिल रही है हमेशा से। मैं जैसा होता हूँ मेरे आसपास के लोग भी वैसे ही हो जाते हैं। वाओ। मुझे किसी ने मना नहीं किया कि ये तू क्या कर रहा है,
यानी आप लोगों को अपने रंग में ढाल लेते हैं। मुझे मना नहीं किया किसी ने कि तू ये क्या कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये गलत नहीं कर रहा। और ये जो भी आइडियोलॉजी है या जिस तरफ हम चल रहे हैं, मैं चीज़ों को ऐसे नहीं सोचता था, सीरियसली मैं आपको बताऊं। वाकई आज से चंद साल पहले मैं चीज़ों को किसी और तरह सोचता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने चीज़ों को देखा, महसूस किया, तो मुझे अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो हमसे छुपा कर रखा गया। बिल्कुल, यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो हमें धोखे में रखने की कोशिश की गई, तो उससे आपको धचका भी लगता है। फिर आप कहते हैं कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको ठीक करने की भी कोशिश करें। तो जितनी मेरी पसली है, जितना मैं हूं, मैं उतना तो कर रहा हूँ। बस ठीक है, फिर तो आप इसी पैथ पे चलते रहिए। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान मुबारक वंस अगेन। और हमारे मुबारक आप सबको भी, रमजान मुबारक, सारे पाकिस्तान को रमजान मुबारक। पाकिस्तान के लिए दुआ करें और पाकिस्तान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अच्छा करे, इसके लिए भी दुआ करें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।